तो दोस्तों इस बात में कोई संदेह नहीं कि डीआरडीओ कुछ ऐसे हथियारों को बहुत ही जल्द बनाकर तैयार करने वाला है जो कि भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। आपको पता ही होगा जब हाल ही में स्विफ्ट की एक और उड़ान को परीक्षण किया गया था जो कि पूरी तरह से सफल रही थी और उसके बाद में ये माना जाने लगा है कि डीआरडीओ अब अनमेन्ड एयर व्हीकल सिस्टम के रूप में काफी गंभीर है और आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए इस प्रकार के जो एडवांस प्रोजेक्ट हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दरअसल दोस्तों इस समय जो डीआरडीओ का रैपिड प्रोग्राम चल रहा है उसके जरिए रिमोटली पायलटेड प्रोग्राम के लिए भारत का डीआरडीओ बहुत ही तेजी से काम कर रहा है और ऐसे में आपको बता दें कि जो ऑरा प्रोग्राम है वो भारत का एक स्वदेशी प्रोग्राम होगा जिसके जरिए भारत एक स्टेल्थ ड्रोन को बनाकर तैयार करेगा। ऐसे में यहाँ पर जानकारों का मानना है कि इस तरह से भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए स्टेल्थ ड्रोन्स का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और डीआरडीओ के द्वारा अलग अलग मिशंस को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा रहा है जिसके जरिए भारत यहाँ पर अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए ऐसे कुछ अनमेन्ड व्हीकल्स को बनाकर तैयार कर पाए जो कि पूरी तरह से दुश्मन के ऊपर एयर स्ट्राइक करने में कैपेबल हों। हालांकि अभी दोस्तों हमने एक वीडियो में कल ही बताया था कि किस तरह से डीआरडीओ और एचएएल की तरफ से हमारी जो ऑरा प्रोग्राम है उसको फाइनलाइज करना स्टार्ट कर दिया गया है और उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है उनको इनहेंस करना स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर जो भी वहाँ पर लुक वाइज है या फिर जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस किए गए हैं उनको लॉक कर दिया गया है और बहुत ही जल्द इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों जब ये सारी चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो आगे की प्रक्रिया को यहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा। और ऐसे में आपको बता दें कि ये प्रोग्राम दिखने में जितना ज्यादा एम्बिशियस और अट्रैक्टिव लग रहा है उसी हिसाब से इसके ऊपर मेहनत और पैसा ज्यादा लगने वाला है। ऐसे में रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए के जो सेपरेट फंडिंग्स है वो हमारे ऑरा के लिए चाहिए होंगे। और बता दें कि कल ही हमने वीडियो में बताया था कि ऑरा के अंदर अब भारतीय डीआरडीओ और एचएएल की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि इसके एक वेरिएंट नहीं बल्कि 2 वेरिएंट को बनाया जाएगा। जो पहला वेरिएंट यहाँ पर आरपीएसए का होगा उसका इस्तेमाल बेसिकली स्ट्राइक मिशंस के अंदर किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे स्टेल्थ ड्रोन होंगे ये एनिमी टेरिटरी के अंदर एंटर करते हुए जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। जैसे कि आप उनके बंकर्स को ले लीजिए या फिर उनका एमिशन डिपो हो सकता है, उनका फ्यूल डिपो हो सकता है, ये सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो बड़ी बात इस ड्रोन के अंदर होने वाली है वो यहाँ पर एनिमी के डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए ये एनिमी के एरियाज में एंट्री कर पाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे जो ऑरा यूएसवी होगा वो पूरी तरह से अनमैन्ड होगा और यहाँ पर फायदा ये होगा कि जब हमें कोई एयर स्ट्राइक बड़ी करनी है तो ऐसे में सबसे पहले इनिशियल लेवल पर इसको भेजा जाएगा और ये दुश्मन के क्षेत्र में बहुत तबाही मचा देगा जिससे कि दुश्मन पूरी तरह से भौचक्का हो जाएगा और वहाँ पर भारतीय वायुसेना अपनी आगे की कार्रवाई को बड़ी आसानी से कर पाएगी। ऐसे में सबसे पहले जब ऑरा जाएगा तो वहाँ पर एनिमी के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको तबाह कर दिया जाएगा और ऐसे में हमारी वायुसेना के लिए कोई भी दिक्कतें वहाँ पर नहीं आएंगी। वहीं दोस्तों एचएएल डीआरडीओ की तरफ से दूसरा वेरिएंट यहाँ पर बनाया जाएगा, उसको यहाँ पर एयर डोमिनेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। ऐसे में इस मिशन का जो काम होगा वहाँ पर एरियल मिशन को एग्जीक्यूट करना होगा और इसके अंदर हमें एयर टू एयर वेपन्स देखने को मिलेंगे जो कि हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और अनमैन्ड व्हीकल्स को बड़े आराम से टारगेट बना पाएंगे। और इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होंगी कि यह हवा से हवा में वार करके उन सारे दुश्मन के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को ध्वस्त कर पाएगा जो कि इसकी रडार में आएंगे। ऐसे में दोस्तों ये प्रोग्राम जितना एम्बिशियस है उसके लिए इतनी ही ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर दिखाई देगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि भारत इसके अंदर कौन सा इंजन यूज करने वाला है। और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि हमारे कावेरी इंजन जो कि अभी बनकर तैयार हुआ है उसकी कैपेबिलिटी और उसकी जो थ्रस्ट है वो इतनी नहीं है जो कि इस पूरे यूएसवी को रन करा पाए। लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही जल्द भारत अपने कावेरी इंजन को अपग्रेड करते हुए उस लेवल तक पहुंचा देगा जब ये हमारे यूएसवी के लगने के लिए कैपेबल बन जाएगा। ऐसे में दोस्तों हमारा ड्राई कावेरी इंजन जो कि अभी अपने डेवलपमेंट स्टेज की तरफ से गुजर रहा है और माना जा रहा है कि 2025 तक जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ड्राई कावेरी का पूरा कर लिया जाएगा। ड्राई कावेरी इंजन 46 से 48 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने के लिए कैपेबल है और इसको आरपीएसए प्रोग्राम के लिए सक्षम अभी बताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट्स के अनुसार कई सारे अनमैन्ड व्हीकल के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला है। हालांकि अभी भी आफ्टर बर्नर सेक्शन पर काम किया जा रहा है
और इसकी थ्रस्ट को बढ़ाया जा रहा है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस थी, उसकी तरफ से ये कहा गया था कि ड्राई कावेरी इंजन को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और भारत को इस क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, यानी कि किसी भी कीमत पर ड्राई कावेरी इंजन को तैयार करने की बात वहाँ पर की गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि ये जो पूरा कावेरी इंजन होने वाला है, इसके अंदर कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी बनी हुई है और जब इसको अपग्रेड कर लिया जाएगा तब भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर बनी रहेंगी। यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिनको विकसित किया जाना है। हालांकि बड़ी बात यह है कि एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के लिए 2018 के अंदर फंड्स एलोकेट किए गए थे, उन्हें इस क्षेत्र में डाइवर्ट किया गया है ताकि 2 सब स्केल डेमोस्ट्रेटर को यहाँ पर बनाकर तैयार किया जा सके, जो कि DRDO के द्वारा बनाए जाएंगे। अब अगर दोस्तों RPS प्रोग्राम के स्पेसिफिकेशंस की यहाँ पर बात की जाए तो इसकी कैपेबिलिटीज जो सबसे यूनिक यहाँ पर होने वाली हैं वो ऑन बोर्ड डेटा फ्यूजन यहाँ पर होने वाला है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बढ़ाने की बात की गई है। और दोस्तों इस ड्रोन के अंदर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, जिसके बाद ये जो ड्रोन है वो ऑटोनोमसली डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज के साथ आएगा। इसके अलावा इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है वो काफी ज्यादा इनहेंस होगी और इसकी जो ओवरऑल कॉम्पैक्ट इफेक्टिवनेस है उसमें भी काफी बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिलने वाला है। साथ ही इसके अंदर जो हमें एडवांस फीचर देखने को मिलेगा वो एक एडवांस स्टेल्थ एयरफ्रेम देखने को मिलेगा और इसको स्टेल्थी बनाने के लिए फ्लाइंग विंग डिजाइन का उपयोग किया जाएगा और उसके लिए हाई एंड और नेक्स्ट जनरेशन का स्टेल्थ मटेरियल यहाँ पर यूज किया जाएगा। और इसका मतलब ये होगा कि ये रडार में ये एनिमी के रडार क्रॉस सेक्शन पर बहुत ही छोटा दिखेगा, जिसकी वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आ पाएगा। और इसका सीधा मतलब ये होगा कि ये काफी स्टेल्थी वे में एनिमी के टेरिटरी में एंटर कर पाएगा और मिशन को एग्जीक्यूट करेगा और वापस भी आ जाएगा। और ऐसे में एनिमी को किसी भी तरह से ये पता नहीं चलेगा कि आखिरकार कौन सा फाइटर जेट या फिर यूएसएवी उनके एनिमी के अंदर एंटर किया था। और ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसकी जो सर्वाइवेबिलिटी है वो काफी इनहेंस होगी और रडार द्वारा डिटेक्ट किए जाने के जो खतरे हैं वो कम हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और बताया ये भी जा रहा है कि इसके अंदर डायरेक्ट एनर्जी वेपन या फिर ऐसे कहें कि लेजर वेपन सिस्टम का यूज किया जाएगा। और ऐसे में आपको पता चलेगा कि ड्रोन वॉरफेयर सिस्टम में ये एक गेम चेंजर की तरह यूज आएगा। अब दोस्तों अगर हम भारत की यहाँ पर बात करें तो भारत कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर अपने डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को यूज करने वाला है, जिसमें बताया ये भी जा रहा है कि एमका मार्क 2 के अंदर भी इसी तरह के डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम को यूज किया जाएगा। इसके अलावा जो ड्रोन प्रोजेक्ट्स हैं इन सब के अंदर ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम की वजह से भारत को यहाँ पर ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी और ऐसे में मिसाइलों का जो यूज होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जितना अच्छा प्रोग्राम और बेहतरीन प्रोग्राम ये देखने को मिलेगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो कि DRDO और HAL की तरफ से यहाँ पर कंप्लीट की जाएंगी। लेकिन अगर भारतीय सरकार की यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय सरकार की तरफ से अक्सर इन सारे प्रोग्राम्स को फंड करने को लेकर जो चीजें चलती रही हैं वो काफी डिले रही है, जिसकी वजह से हमारे ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी डिले होते रहे हैं। ऐसे में दोस्तों RPS प्रोग्राम के अंदर कई सारी एडवांस कैपेबिलिटीज को ऐड किया जाएगा, जिसकी वजह से ये वैरायटी ऑफ मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में स्ट्राइक करना काफी आसान होगा, साथ ही हमारे बॉर्डर्स पर जो सर्विलांस की जरूरत होती है उनको करना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में भारत यहाँ पर बनाने वाला है और आने वाले समय में भारत के पास उतने ज्यादा ड्रोन्स अवेलेबल होंगे जो कि भारतीय सेना और नौसेना को चाहिए होंगे। ऐसे में दोस्तों बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या मानना है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।